हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस बहुत सारे जेई में आते हैं, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले वैलिड इनवैलिड पता करना होता है। बहुत सिंपल तरीका होता है कि यार कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो, वो किसी भी फंक्शन के कॉम्पोजिट फॉर्म में ना हो, देसी भाषा में वो कैद ना हो, है ना। अगर वो कैद होगा तो उसकी डिग्री निकल के बाहर नहीं आएगी, और डिग्री निकल के बाहर नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कैद नहीं होना चाहिए। और अगर सारे सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री है तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म होता है उसी की पावर डिग्री होती है, और हाईएस्ट ऑर्डर तो आपको वहीं से देखकर पता चल जाता है। तो इस कल का जो हमारा कंक्लूजन था, दैट वाज जो ऑर्डर देता है वही डिग्री देता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। अब यार ये सारी चीज़ें ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन ना हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने लिखी है इनका मतलब क्या होता है ना। व्हाट डज इट मीन। तो देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। देखो कोई भी इक्वेशन, जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको ये पढ़ाया गया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे। सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। और अगर आपको मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिस इज इक्वल टू लेट्स से रूट टू, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो होगा। आप अगर चाहो तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉज ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स, है ना, और रूट टू कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन। तो पाई बाय फोर माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू कितना, वन कब होता है कॉस, टू इन पाई पे होता है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन अपने को निकालते आता है। तो क्यों ना हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना सीखें। ठीक है, क्यों ना हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना सीखें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना कैसे सीखते हैं, देखिए। पहली बात तो यार, पहली बात तो, रुको एक मिनट, कोई बच्चे अब आ रहे हैं, ये बहुत बेकार है ना। आप लोग लेट आओगे अगर, तो फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है सबसे मॉर्निंग में हो रहा है। ऐसा नहीं करो आप, है ना। 5 मिनट लेट चलता है, 6 मिनट लेट चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ भाई ठीक है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। कमेंट करके आप लोग ऐसा मत पूछो कि सर कितना पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी, वी जस्ट स्टार्टेड। ओके, अच्छा। तो सॉल्यूशन टू दीज नॉर्मल इक्वेशंस आर इजी टू फाइंड, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर मैंने आपके सामने, पहली बात तो कल मैंने आपको सिखाया कि वैलिड कब होती है, इनवैलिड कब होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपके सामने मैं कुछ ऐसा सिचुएशन लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ अ वैलिड इक्वेशन, बट इसका मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डज इट मीन, है ना। क्या है ये हमारी लाइफ में कैसे आ गया अचानक से। तो एक्चुअल में जो मैंने आपके सामने अभी स्टेटमेंट बोला है, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। ये हमारी लाइफ में अचानक से कैसे आ गया, ये हमारी लाइफ में नहीं, ये क्वेश्चन में भी अचानक से आ जाता है। मतलब यू कीप सॉल्विंग अ फ्यू इक्वेशंस या फ्यू क्वेश्चंस, और बीच में आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी, है ना। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली इट्स एन इक्वेशन, बट इसको अगर मैं देसी भाषा में या फिर सिंपल भाषा में बताऊं तो इट इज अ सिचुएशन। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन। आपको है ना क्वेश्चन के बीच में अचानक से ये चीज़ मिल जाएगी, और क्वेश्चन के बीच में अचानक से ये चीज़ जो मिल जाएगी आपको,
उसको सॉल्व करना रहेगा, है ना। कई बार अपने पास क्वेश्चन रहता है, हम लोग सॉल्व करते डिफरेंशिएट करते हैं और हमको ये मिल जाता है ना। मिल सकता है बिल्कुल, आपको y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोल दिया मैंने और बोला कि डिफरेंशिएट करो, ठीक है, 2y प्लस 2y वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी वजह से, है ना, किसी भी वजह से, तो आपको क्या मिलेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा, 2y वाई डैश मतलब 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या मिला, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, तो वो सिचुएशन से निकलने के लिए हमको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे, याद करो हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक ऐसे पढ़े थे, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शन, याद आ रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ध्यान से सुनना, ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली बुक्स में होता ही नहीं है, आपको सीधे लोग पढ़ा देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये लो भाई सॉल्व कर लिया। तो इसका सिंपल से एक्सप्लेनेशन में ये दे रहा हूँ आपको कि याद करो उस समय अपन पढ़ते थे कि डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करते करते बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाया करती थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैं आपको बोलता था कि डी एक्स के साथ एक्स का टर्म ले लो और डी वाई के साथ वाई का टर्म ले लो, राइट। मान लो ऐसा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या करते थे उस समय, डी एक्स के साथ एक्स का टर्म ले लेते थे और डी वाई के साथ वाई का टर्म ले लेते थे, और उसके बाद आपको मैं बोलता था कि इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे। ऐसी सिचुएशन फिजिक्स में कम से कम हजारों बार आई होगी, हजारों बार, कि डी वाई के साथ वाई का टर्म, डी एक्स के साथ एक्स का टर्म, इसके साथ इसके बाद आपको डायरेक्टली फील आता था कि वी शुड इंटीग्रेट, है ना, क्योंकि एक्स का फंक्शन डी एक्स के साथ लिखा है, तो और कुछ फील नहीं आती। तो जो फील फैक्टर अपन पहले यूज किया करते थे वही है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपने पास जो इक्वेशन आया करती थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली अ सिचुएशन जो बीच में क्वेश्चन के आ जाया करती है, वो उसको अपने को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसको एज अ सिचुएशन मानकर चले। दूसरी बात, उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं और उनका सोल्यूशन होता क्या है ना, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा एक बात देखते हैं, है ना, एक मिनट रुक जाना, आई हैव टू पॉज द वीडियो। चलिए, तो अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ मैं ना, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सर नो, कल ही अपन ने सीखा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ बिना सॉल्व करे। मैं क्या बता रहा हूँ, इसका आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि आंसर कैसे आया, मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि आंसर कैसे आया, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहली बात तो पहला वाला, अच्छा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, इसका नंबर क्या आया, इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने पास एक इंटीजर, ठीक है। दूसरे में अपन ने सॉल्व करा तो x का वैल्यू क्या आया, एक एंगल। आ रही बात समझ में, जब हमने एल्जेब्रिक फंक्शन सॉल्व करा तो इंटीजर आया, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करा तो एंगल आया। मान लो अगर मैं ये सॉल्व करता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आता है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट प्लस माइनस, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आता है, सही बात है। तो क्या कहेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इक्वेशन का हर इक्वेशन का कुछ ना कुछ आंसर आता है और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो एक एंगल भी हो सकता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसका आंसर क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर आता है दैट इज अ फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर आता है, जो सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है, फंक्शन। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो अपन सीखेंगे, अभी 5-10 मिनट बाद सीखेंगे, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक फंक्शन आता है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो और 3 बार रिपीट करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन इज अ फंक्शन, इज सम फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कोई फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू लेट अस से एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन होगा, ना तो वो नंबर होगा, ना तो वो एंगल होगा, ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं एज ए स्पॉइलर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो ऐसे आता है, कैसे आता है वो मेरे से मत पूछना, मैं आपको वो आराम से समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो इसका सॉल्यूशन आता है a sin x प्लस बी, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आता है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये सॉल्यूशन है, मैं बोलूंगा कि अभी फिलहाल आप
इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लो कि दिस इज द सॉल्यूशन। एंड फॉर द वेरिफिकेशन पार्ट आप क्या करो ना, इस y को उठा के इस इक्वेशन में रख कर देखो, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, थोड़ी सी जगह दो मुझे। हाँ, एंड सॉल्यूशन टू द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन is y is equal to f of x is equal to a sin x प्लस b। ठीक है, ये मैंने आपको एज अ फैक्ट दे दिया। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है, इफ यू वांट टू वेरीफाई, आप क्या करो, पुट y is equal to f of x in above equation। आपको यकीन नहीं होता तो डालकर देख लो, कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह a sin x प्लस b डालकर देखा। तो देखो ये क्या कह रहा है, y का डबल डेरिवेटिव, और ये कह रहा कि y इटसेल्फ। करके देखते, तो देखो a sin x प्लस b लिखा हुआ है, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप पक्का। देखो a cos x प्लस b निकल गया। अच्छा, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, एक और बार इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, वो आ जाएगा माइनस ऑफ a साइन x प्लस बी। आया क्या समझ में? अच्छा, और आपको d2y/dx² को खुद y के साथ ऐड करना है तो जीरो मिलेगा, ऐसा कह रहा था। करके देखते जीरो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो d2y/dx² प्लस y कितना आ रहा है अपने पास, माइनस, देखो d2y/dx² तो अपने पास आ गया माइनस a साइन x प्लस बी, और y कितना था, y खुद था a साइन x प्लस बी। ठीक है, तो ये कटपिट क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर। इज दैट ओके? ठीक है, तो अब आपको फील तो हो रहा है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS बराबर है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाकई में सर आपसे झूठ नहीं कह रहे थे, ये उसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसे आया है वो बात की बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन है, इस बात को हमें जानना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, आज के बाद कोई भी आपको बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। आ रही बात समझ में? हाँ, लिख लो भाई, स्क्रॉल कर लिया ऊपर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू दिस फंक्शन a sin x प्लस b। a sin x plus b is the solution to the given differential equation। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है ना, मेरे से एक स्टूडेंट पूछा कि सर ये जो y इज इक्वल टू a sin x प्लस बी आया है ना, a sin x प्लस बी आया है, ये सॉल्यूशन है, आपने बोला, हमने माना, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन में जो a और b आ रहा है वो क्या है भाई, व्हाट इज a एंड b? बड़ा सीधा सा आंसर है ना, इसका सीधा सा आंसर है कि a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। लेकिन a और b दो दो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कुछ खास कांस्टेंट है क्या, कुछ इनका कुछ खास मतलब होता है? मैंने कहा हाँ होता है, अब मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, हियर a एंड b in the solution is called, इस नहीं होना चाहिए ना, आर होना चाहिए, इतना इंग्लिश तो आता है यार। आर कॉल्ड, कॉन्स्टेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा स्टाइलिश टर्म लिखने वाला हूँ अंग्रेजी में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे उस फंक्शन में आपको?
कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। तो वो जो कॉन्स्टेंट्स हमें मिलते हैं वो ऐसे वैसे कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं। ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है डिटेल में अपन समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अपन ने जो जो सीखा उसको समराइज कर देते फटाफट। ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन। दुनिया की कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, सबका कुछ ना कुछ आंसर आता है। एल्जेब्रिक का इंटीजर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल आता है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या आता है अपने पास, एक फंक्शन आता है। नहीं सुन रहे आप लोग ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या आता है, एक फंक्शन आता है। उस फंक्शन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? वो जो कॉन्स्टेंट्स हमको मिलेंगे उन कॉन्स्टेंट्स का नाम क्या होता है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब है ना, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो फाइनली सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, मान लो मेरे पास विवेक आया और विवेक बोलता है कि सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये ए और बी, सॉरी, ये ए साइन एक्स प्लस बी जो है ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब y, ये वाला y उठा के अपन अगर यहाँ पे डालते हैं तो वो वेरीफाई कर रहा है, आपने करके भी बताया, गुड। तो आपका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। लेकिन सर अगर मैं ए की जगह कुछ डाल दूं और बी की जगह कुछ डाल दूं, लेट्स से कि विवेक बोलता है कि सर ए की जगह अगर अपन ने 2 डाला और एक्स की जगह अपन ने लेट्स से पाई बाय 4 डाला, तो भी तो ये कुछ फंक्शन जो है वो इसी से रिजेंबल कर रहा है। और इससे रिजेंबल कर रहा है तो ये वाला जो फंक्शन है अपने पास y, ये वाला फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यार आप 2 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो कॉन्स्टेंट्स है ना। और अपन ने अभी भी देखा कि कॉन्स्टेंट्स कुछ भी डालने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि अपन ने तो ए बी के हिसाब से उसको डाल के देखा था। जब ए बी सेटिस्फाई कर रहा है तो दुनिया को कोई भी नंबर सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है ना। तो विवेक बोल रहा है कि सर मैं एक्स ए की जगह 2 डाल देता हूँ और बी की जगह पाई बाय 4 डाल देता हूँ, अभी भी ये सॉल्यूशन है। ए की जगह 2 और बी की जगह पाई बाय 4 डाल देने से सॉल्यूशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आप डाल के देख लो इसको। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के बताऊँ, चलो निकाल के इरेज कर दूंगा, फटाफट दिखेगा सामने। मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो 2 साइन ए एक्स प्लस पाई 4 का आंसर आ जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया वाई डैश। वाई डबल डैश क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश आ जाएगा -2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। आ रही बात समझ में? हाँ भाई, अपने को क्या बोला, वाई डबल डैश प्लस वाई 0 होना चाहिए, हो गया। व्हाट इज वाई, दिस। व्हाट इज वाई डबल डैश, दिस। हो रहा है 0, देख लो एक बार अच्छे से, हो रहा है ना। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो विवेक की बात गलत थोड़ी निकली। विवेक ने जो बोला था कि सर एक्स की जगह अगर आप 2 डाल दोगे और बी की जगह ए की जगह 2 डाल दो, बी की जगह पाई बाय 4 डाल दो, तो भी आंसर सही। तो आप इसको आंसर क्यों बोल रहे हो, इसको भी आंसर बोलो, इसको भी आंसर बोलो। ठीक है, लेकिन फिर ध्रुवम आया, है ना, विवेक का खास दोस्त। उसने बोला कि अरे सर, विवेक की बात क्यों सुन रहे हो, अगर विवेक बोल रहा है ए की जगह 2 डालो, बी की जगह पाई बाय 4 डालो, मेरी बात सुनो, आप ए की जगह 3 डाल दो और बी की जगह पाई बाय 3 डाल दो, अभी भी तो ये वाला जो y आएगा अपने पास वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक्स प्लस पाई बाय 3। और ये भी तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये कर रहा है तो ये भी करेगा, है ना। फिर बहुत सारे बच्चे आए कि सर क्या बकवास चल रही है, फिर तो कोई भी कांस्टेंट करेगा, फिर तो कोई भी कांस्टेंट करेगा। अब आप ये कांस्टेंट ले लो, y इज इक्वल टू, लेट से ए की जगह अपन ने 5 ले लिया और बी की जगह अपन ने 5/6 ले लिया, कुछ भी रैंडम एंगल ले लो, और 5 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 5/6, ये भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट डाल दो तो आंसर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो बच्चे यार मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये सारे भी आंसर हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये भी आंसर होगा, ये आंसर है, और बच्चे कह रहे हैं कि ये सारे आंसर होंगे। यार बहुत कुछ इरेज हो गया यहाँ से, आप देख पा रहे हो, काफ़ी कुछ अपने आप इरेज हो गया। ये थोड़ा सा एक मेरे सिस्टम में ना प्रॉब्लम, तो आई जस्ट डू अ लॉट ऑफ अंडूज, है ना, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है दोबारा लिखने की। एक पॉइंट के बाद अंडू कमांड भी चलता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये सब ऊपर नीचे हो गया यार, पता नहीं क्या दिक्कत है, जीवन में बहुत तकलीफ है यार। हियर ए एंड बी द सॉल्यूशन आर कॉल्ड दिस। ठीक है, फिर सॉल्यूशन जो है अपने पास वो ये है ना। अच्छा, तो अब क्या बात हो रही थी अपने पास कि यहाँ पर अपन x की जगह 5 भी रख देंगे
ए की जगह 5 रख देंगे और बी की जगह 5/6 रख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, तो भी अपने पास सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे तो यार मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। आप ए की जगह कुछ भी रैंडम नंबर रखवाते जाओगे, बी की जगह कुछ भी रैंडम नंबर लिखवाते जाओगे, मैं तो पागल हो जाऊंगा। सबकी सब आंसर है, तो मैं आप लोगों की बात भी डिनाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये जितने भी आंसर आ रहे हैं मेरे पास इनफाइनाइट, है ना, इन सबको अपन क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। और ये वाला जो आंसर है हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, इसको अपन कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आई रिपीट, डोंट वरी। जो हमारे पास ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में आंसर आता है उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? मतलब इसमें आप ए का वैल्यू कुछ भी रखो, बी का वैल्यू कुछ भी रखो, हमने एक इन जनरल सॉल्यूशन दे दिया आपको कि जनरल वैल्यू ऑफ ए एंड जनरल वैल्यू ऑफ बी के अकॉर्डिंग विल गेट द सॉल्यूशन एज y इज इक्वल टू a sin x plus b। एंड इफ वी कम टू द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ए का कुछ खास वैल्यू, बी का कुछ खास वैल्यू, आपने कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर रखा तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, लाइक दिस। आ रही क्या बात समझ में? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं इन सबको अपन। तो आपसे बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है कि जनरल सॉल्यूशन यूनिक होगा, यस और नो? बिल्कुल यस। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने पास इनफाइनाइट होंगे, यस और नो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ए और बी का कुछ भी उटपटांग वैल्यू रखते जाओ उल जलूल, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो अपने अपने को दो चीज समझ में आई, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज यूनिक एंड दैट इज वेर इट कंटेन्स ऑल द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार फटाफट देसी परिभाषा में लिख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखिए मेरे साथ साथ, जनरल सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन y is equal to f of x consists of arbitrary constants। ठीक है, arbitrary constants, parameters a and b, it is called general solution of the given differential equation, general solution of the given differential equation। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है कंसेप्ट, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब अगर अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब देसी भाषा में, मैं अपनी खुद की अंग्रेजी में लिख रहा हूँ ये चीज, है ना। इफ वी पुट particular value, particular values of the parameters a and b, या of the arbitrary constant, parameters या फिर arbitrary constant a and b, then the solution is called particular solution। ठीक है, is called particular solution। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा लिखना हो तो लिख लो, लेकिन अपन स्कूल में थोड़ी कि पूरा लिखेंगे। आगे बढ़ते,
अब है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है अपने पास, ये जो सॉल्यूशन आया मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है वो अपन सीखते हैं। व्हाट डज इट मीन, है ना, इसका मतलब क्या होता है वो अपन सीखते हैं। तो लिखेंगे अपन जियोमेट्रिकल। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा, एक बार मैं आपसे समराइज करके एक क्वेश्चन पूछूं, है ना। तो समराइज करके अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जियोमेट्रिकल, हाँ इधर, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक सिचुएशन होती है जो क्वेश्चनों के बीच में आ जाती है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप कोई भी कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बीच में ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे, लेकिन सॉल्व करके मिलता क्या है, आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, कर्व होता है, फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, फंक्शन होता है ना। ओके। तो और जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमेशा कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला सॉल्यूशन है तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, और उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट का आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हो तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इज दैट ओके। अब इसका सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो अपन देखते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल फिर परिभाषा, है ना। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा, मैंने आपको अभी तक एक चीज सिखाई है कि बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं सिखाया ना मैंने। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो, मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने डायरेक्टली बताया कि आंसर क्या आता है, और आंसर जो आता है उसका मतलब क्या होता है, सॉल्व कैसे करके, अभी आंसर आया कैसे वो अपन ने नहीं सिखाया, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन देता हूं जो थोड़ी अपनी औकात के अंदर हो, जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना। क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? आप सोचो ही मत कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप ये सोचो कि आप फिजिक्स में कुछ सॉल्व कर रहे थे और बीच में ऐसा कुछ आ गया, है ना। बहुत बार ऐसा आया, मतलब नॉर्मली सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा आता है। काइनेमेटिक्स में अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, है ना, मोशन इन 2 डायमेंशन, तो उसमें भी बहुत बार ऐसा आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया करते थे ऐसी सिचुएशन में कि y को dy के साथ रखते थे और x को dx के साथ रखते थे, ठीक है। कर देते हैं, तो dy के साथ y का टर्म ले आओ, तो dy के साथ मैंने y का टर्म लाया, और एकदम सही कह रहे हो आप लोग कमेंट करके कि इंटीग्रेट करोगे, और dx के साथ x का टर्म लाया, दोनों को मैंने अगर ऐसे, अब देखो इस ओ हो कुछ गलती नहीं, पक्का सही, बढ़िया। तो इन दोनों को आप साथ में इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, है ना। यही चीज अपन ने सीखी फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स में, और मैथ्स में भी अपन ने बहुत बार सीखा है कि इफ यू गेट डिफरेंशियल ऑफ एक्स विथ द टर्म ऑफ एक्स, यू डायरेक्टली हैव टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि यहाँ से आपको क्या आइडिया मिलेगा कि 1/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ln y इज इक्वल टू ln x आ जाएगा अपने पास, और एक कांस्टेंट भी तो आएगा भाई साहब। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, e की पावर में ln x प्लस सी। ढंग से अगर लिखेंगे तो y इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर में c, है ना। ना x प्लस नहीं, x इंटू ई की पावर में c। चेक कर लो, कोई फड़फड़ाहट किसी को? ओके, तो y क्या आ जाएगा अपने पास, y आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको मैं लैम्डा बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू, या मसाला बोल देता हूँ, मसाला इंटू एक्स। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, मसाला इंटू एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आज अपन ने पहली बार सॉल्व करा। मैं आपको अभी भी सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अपन 3 तरीके पढ़ेंगे, 1 2 3, 3 तरीके पढ़ने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। मैंने अभी आपको कुछ भी तरीका नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमन सेंस की मदद से सॉल्व करना सिखाया है, और उसका सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है वो क्या आया, अपने आप में एक फंक्शन आया। चेक करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है, क्या वो एक कर्व आया, क्या वो एक फंक्शन आया? यस, इट इज अ फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू mx। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन आया अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, इज अ लाइन। अच्छा, ये एक लाइन है क्या, y इज इक्वल टू mx? ये तो अनेकों लाइन है ना यार, दिस इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ लाइंस। ध्यान से देखा जाए तो ओरिजिन से पास करने वाली वो तमाम लाइंस
कि इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स होगी, m की भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए आपको भिन्न भिन्न लाइन मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो y m की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन्स मिलेगी, तो आपको ये एक लाइन थोड़ी मिल रही है, आपको तो फैमिली ऑफ लाइन्स मिल रही है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फैमिली ऑफ लाइन्स, इज फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, इनको फैमिली क्यों बोला बेटा मैंने? क्योंकि हर फैमिली में एक डीएनए कॉमन होता है ना, हर फैमिली में एक डीएनए कॉमन होता है, इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सब में 0 0 कॉमन है, हर लाइन 0 0 से पास कर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इज दैट ओके? So this is differential equation and this represents a family of lines passing through origin. आ रही बात समझ में? तो आज अपन ने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है? फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। आ रही बात समझ में? वेयर m is an arbitrary constant, arbitrary constant। ठीक है, आप लोगों का मैथमेटिक्स के लेक्चर में भी कैमरा ऑन कराया जा सकता है, लेकिन थोड़ा अभी फिजिक्स में एंजॉय करो। हाँ, और ये जो अपने पास फैमिली आया यही जनरल सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में जनरल सॉल्यूशन जो है ना, वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो अपन ने अभी सीखा है कि इट इज अ फैमिली। सही कह रहे हो आप, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ही है ये, दिस इज नथिंग बट अ जनरल सॉल्यूशन, और यही होता है फैमिली ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। इसको आप लिख के रखें प्लीज। तो अभी भी अपन ने ये नहीं सीखा अच्छे से कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोगों ने ये सीखा है कि सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसका मतलब क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। आ रही है क्या बात समझ में? उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमने अभी अभी सीखा है निकालना। सॉरी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको है ना उल्टी चीज सिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे हर कोई। आई होप यू आर लिसनिंग। हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या मिलता है आपको? एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। उस फैमिली ऑफ कर्व में हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। लेकिन अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको फैमिली दूंगा नाउ, आपको फैमिली गिवन होगी। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, उल्टा प्रोसेस करना है अभी अपने को। पहले अपने को नहीं सुन रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता था, हमने उसको सॉल्व करके आंसर निकाला, ठीक है। अब उल्टा जो आंसर आया वो फैमिली ऑफ कर्व है, तो अब अपने को आंसर गिवन होगा, अब आपको उस आंसर के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी वो निकालना है, ठीक है। तो ये अपने को सबसे पहले सीखना होता है, फिर अपन आगे बढ़ते। आ रही बात समझ में? तो अभी आपको मैं क्या दूंगा, ऊपर वाली परिभाषा लिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ differential equation whose family is given, whose family is given। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी जिसकी फैमिली हमें गिवन हो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर एक परिभाषा लिख लेते हैं अपन कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन geometrically represents, geometrically represents family of curves satisfying some common properties। आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, मे भी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सम कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ऐसे कौन सी बहुत अच्छी आती है। आती है भाई, ऐसा मत बोलो यार, ठीक ठाक हैंडराइटिंग आ जाती है। सम कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है।
एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व सेटिस्फाइंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर जो फैमिली है वो क्या कॉमन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी, ओरिजिन से पास हो रही। ठीक है, तो अपन सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज फैमिली इज गिवन, हुज फैमिली इज गिवन। आ रही के बाद समझ में पक्का, इज दैट ओके? तो इसकी दो स्टेप होती है, कितने स्टेप होती है? दो स्टेप होती है। कर क्या रहे अपन यार, हम लोग कर क्या रहे हैं पहले वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपकी खोपड़ी में क्लियर है कि हम लोग कर क्या रहे हैं तो फिर हम लोग उस चीज को आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं जिसकी फैमिली गिवन होगी। आ रही बात समझ में? हम लोग अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आता है वो अपन बाद में करेंगे। अभी अपने को आंसर गिवन होगा, हम उस आंसर की मदद से पता करेंगे कि इस आंसर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रही होगी। रिवर्स प्रोसेस करने वाले अपन। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज द सिलेबस, दिस इज हाउ शुड वी ग्रेजुअली लर्न। एनसीईआरटी में भी आपको इसी सीक्वेंस से दिया रहेगा सब कुछ। तो पहले आपको फैमिली गिवन रहता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखना है। दो स्टेप होती है, मैं दो स्टेप अंग्रेजी में बाद में लिखवाऊंगा, पहले हिंदी में समझाऊंगा। पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, गेस करके देखते हैं कौन बच्चा कॉमन सेंस लगा पाता है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त इंटीग्रेट करते हो और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर आता है। आंसर होता है एक फंक्शन। अब आपको क्या कर रहा हूं कि उल्टा दे रहा हूं, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, फंक्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको अब फंक्शन दिया है तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा लॉजिकली? सही कह रहे हैं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर अपने को इंटीग्रेट करके मिला। तो दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर चाहिए आपको, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पाना है तो आपको ऑब्वियसली रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से आपको आंसर मिला तो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस करके आपको उल्टा जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इतना फील आता है कि अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, कब करें, कितने बार करें। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में। हर कोई आगे देखेगा, आपको एक बार में मक्खन की तरह समझ में आएगा और कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन एक बार में आपको स्क्रीन की तरफ नजर रखनी है। मान लो ये मैंने बोला कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, दिस इज द आंसर टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, है ना। ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, बताओ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। ठीक है, तो हमको अगर बताना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। इतना तो तय है, डिफरेंशिएट करने के बाद ही तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जैसा कुछ दिखाई देगा भाई, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएट तो करोगे ही करोगे। तो मान लो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। इज दैट ओके? बहुत बढ़िया। तो ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करा मैंने, मैं एक बार डिफरेंशिएट करके रुक जाऊँ या एक और बार डिफरेंशिएट करूँ? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कब रुकना है या कितने बार डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि यार अपन ने तो ये भी देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर टू का भी होता है, देखो ना, ऑर्डर टू का भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेटली इस आंसर को अपन ने दो बार डिफरेंशिएट करा था, याद है? वेरीफाई करते वक्त अपन ने दो बार डिफरेंशिएट करा था। तो हमें इस बार तो पता था कि चलो दो बार करना है, बट अभी अपने को कैसे पता चलेगा कि कितने बार करना है? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने बार डिफरेंशिएट करना होता है। क्या कहा मैंने? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे आप। आ रही बात समझ में? तो इस बार कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? वन। तो अपन कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही बार करेंगे। तो ये अपने पास आंसर आएगा, है ना। मैं स्टेप वन को अब उसी बात को अंग्रेजी में लिखवाने वाला हूं कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन with respect to x as many number of times as many number of times as many number of times। कैसे लिखूँ इसको मैं इंग्लिश में, यार समझ नहीं आ रहा। as many number of times as many arbitrary constants are present, है ना। as many arbitrary constants are present in the given equation। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार आप डिफरेंशिएट करें इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, स्टेप टू क्या होता है फिर? आई एम क्यूरियस, व्हाट इज स्टेप टू?
स्टेप 2 ये होता है कि जो भी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट भी कर दो, ठीक है। तो स्टेप 2 होता है एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड द एलिमिनेंट मतलब जो एलिमिनेट होने के बाद अपने पास मसाला आया है, द एलिमिनेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो सुनो, यहाँ पर देखिएगा प्लीज, है ना, एग्जाम्पल, इसको लिखना मत। यहाँ पर अपन ने क्या करा, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, एक बार डिफरेंशिएट करा, लेकिन अपने पास आंसर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मंकी। अब ये मंकी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, सॉरी, ये मंकी जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा भाई। तो मंकी को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, मंकी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ऐसे लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एलिमिनेट तो ऐसे ही करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन से मंकी का वैल्यू उठाया, वाई बाई एक्स डाल दिया, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। और यही हमारे पास स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, चेक करो आ रहा है आंसर, जो आंसर था वही आ रहा है अपने पास। तो इसको अपन ने लिखा, मैं इसको ढंग से लिखवाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने शायद लिखने के लिए मना किया होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन 1, है ना, एग्जाम्पल गिवन 1, y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1 ए आर बी कांस्टेंट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो अपन ने देयरफॉर डिफरेंशिएट वन टाइम, डिफरेंशिएट वंस, एंड यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि एलिमिनेट m, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, फाइंड, फाइंड नहीं लिखो, फॉर्म लिखो, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात बताऊँ मैं बच्चों आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, डोंट क्रिएट अननेसेसरी फोबिया अराउंड इट। बहुत सारे बच्चे हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन का फोबिया बनाते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। हो सकता है आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो जाए, बट लेंदी होती इसमें, डिफिकल्ट नहीं होती। सो डोंट क्रिएट अननेसेसरी फोबिया अराउंड इट, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। आपने पहले लेक्चर से अगर मेरे को फॉलो किया ना, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपने पहला लेक्चर मिस किया है तो दिक्कत जाएगी, तो वो कवर कर लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पहला लेक्चर में नहीं थे, ठीक है। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइन, अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, family of concentric circle whose center is origin। कॉलेज का पेपर स्टार्ट हो गया तो यू हैव टू लीव, ठीक है, कॉलेज का पेपर दे दो, है ना, जो भी सीबीएसई वाले बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो एक फैमिली आप बताइए मुझे। तो अब बताइए मेरे को, पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, और आपको बोल रहा है कि एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल
जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बता सकते हो कि सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इफ आई ड्रॉ अ सर्कल whose center is at origin, this circle might look like this, है ना। इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम रेडियस स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दूं पक्का। हाँ, ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अब है ना, आपको बोल रहा है कि इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर तो बड़ा जल्दी जल्दी आने लगे। तो यू हैव टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यू हैव टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, तो अभी देखो यार, अपन जब y इक्वल टू एम एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे तो उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट थे, 1। तो एक बार डिफरेंशिएट करते थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे अपन तो इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट एक है ना। तो एक दफे डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक दफे डिफरेंशिएट करा तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपन एलिमिनेट करेंगे, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं। तो व्हाट वी विल राइट कि 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये अपने पास आ रहा है और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जा रहा है बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिनट ऊपर दिखाओ ना सर। हाँ, हाँ सर ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या, पूरा लिख लो, क्योंकि मैं पीडीएफ तो वैसे भी दे दूंगा आपको यूट्यूब पे। फॉर्म अ फैमिली ऑफ सर्कल्स touching x-axis at origin and has its center on y-axis। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि ऐसा सर्कल किस तरीके का दिखता होगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो एक सर्कल जो कि ओरिजिन पे टच करता है और उसका सेंटर वाई एक्सिस पर है, सेंटर वाई एक्सिस पर होगा तो किस टाइप का होगा यार सेंटर, मेरे को बता सकते हो, 0 कॉमा समथिंग टाइप का, 0 कॉमा मान लेते हैं, क्या बोलूँ मैं बताओ, ए बोल दूँ पक्का, 0 कॉमा ए टाइप का होगा उसका सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। तो ये सर्कल की इक्वेशन आप लिख पाइएगा क्या, बताइए सर्कल का रेडियस कितना हो गया, एनीवन, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए के बराबर। तो सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे अपन, कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहली बात तो इस सर्कल को पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स
जो अपने को फैमिली बोली गई थी, दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली, है ना, ये फैमिली है। अब आपको बोल रहा है कि इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें? ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a विल बी इक्वल टू 0। ये आ रहा है अपने पास आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें a को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है a को, एलिमिनेट a को एलिमिनेट कैसे कीजिएगा? 2x, ओहो, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस। तो यार ये a को एलिमिनेट कैसे करेंगे, मेरी हेल्प करो। हाउ डू वी एलिमिनेट a? दैट इज, बहुत बढ़िया, सही आंसर है विवेक, है ना। काफ़ी मेहनत करके टाइप किया यार, तो मेहनत बोल दिया करो, है ना। मेरे को दुख होता है इतना आप टाइप करते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, है ना। ये 2ay का वैल्यू है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ हाँ, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो a का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, लिख दिया अपन नीचे, तो -2ay, तो -2 इंटू ए का वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, और y का वैल्यू y रहने दो। दिस इज इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सिंप्लीफाई इट फॉर वंस। 2x, मैं तो तीनों जगह से क्या कर रहा हूँ ना, 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ तीनों जगह से। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ये वाई वाई भी काट दो ना यार, क्या दिक्कत है, बिंदास काटो। एक मिनट, है ना, मैंने कुछ गलती करी ऊपर, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। क्या गलती करी है? ये 2a वाई डैश होना चाहिए, ये 2a वाई डैश होना चाहिए, तो दिस शुड बी वाई डैश। ठीक है ना, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप काट मत दो, इसको ऐसे ही रहने दो। इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, आप डी वाई बाई डी एक्स को और कॉमन ले लो, कर लेना। आपको तो क्या है, ये बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन होता है, जेई में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब खुशखबरी ये है, देखो, अब आप मेरे को गाली मत देना कि ये डिलीटेड पोर्शन में बोर्ड एग्जाम के, लेकिन सिर्फ सीबीएसई के डिलीटेड पोर्शन में, और एचएससी के डिलीटेड पोर्शन में ये है या नहीं है, इस बात की अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि जेई में तो आ सकता है, आता कम है, क्योंकि यार इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, तो ये वाले क्वेश्चन वो लोग नहीं देते, बट आ सकता है ना, आसान क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो आना चाहिए अपने को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाऊँ ही ना। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स, फॉर्म, मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे तो कभी, मैं कितना धीरे धीरे लिखता हूँ यार, आराम से लिखो मेरे साथ। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू, form a differential equation of the corresponding to the curve, sorry, corresponding to the curve, कर्व क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्वेश्चन वाले नहीं दे दिया, कितना ईमानदार, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। करो सर। ठीक है, देखो फटाफट करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू, अच्छा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं बताओगे क्या? तीन, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? तीन। तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देयरफॉर डिफरेंशिएट 3 टाइम्स।
ठीक है, तो 3 बार अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली बार में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट करो मेरे साथ। देखो पहली बार में करेंगे तो y डैश आएगा, y डैश आ जाएगा, y डैश आ जाएगा 2ax प्लस बी के बराबर। फिर y डबल डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, और y ट्रिपल डैश करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब आपके पास फाइनली आंसर जो आ रहा है d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। क्या दिक्कत है, 3 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद कोई कांस्टेंट है आर्बिट्ररी नहीं है तो एलिमिनेट ही मत करो, जो आंसर है वही आंसर है, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस बी। सेम क्वेश्चन, आपको सेम चीज करना है जो अपन ऊपर कर रहे थे। ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने फटाफट। हाँ जी, नीचे वाले में बताइए कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अपने पास, एनीवन इन दिस क्लास, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सेम चीज करनी है ना, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा जल्दी करेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको लगेगा 2 है, लेकिन 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 हमेशा 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 एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में आप थोड़ा चेक कर लिया करो। देखो यहाँ पे क्या है, a इंटू ई की पावर में x इंटू ई की पावर में b, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते। अपन ने 7वीं कक्षा में एक्सपोनेंट चैप्टर में ये चीज पढ़ी है कि आप पावर्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। फिर ये e की पावर b में अपने आप में एक कांस्टेंट है और ये a अपने आप में कांस्टेंट है, तो e टू द पावर b एंड a इनको एक साथ मैंने लिखा, तो a इंटू ई टू द पावर b इंटू ई टू द पावर x। अब ये अपने आप में क्या है, एक नया कांस्टेंट है ना। तो इफेक्टिवली अपने पास कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, y इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई टू द पावर x। इफेक्टिवली वी हैव वन कांस्टेंट। तो आप धोखे में मत आ जाना, कई बार क्वेश्चन वाला आपको धोखे में रख के a और b ऐसे लिख कर दे देगा और आपको लगेगा कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन वो आपको मामू बना रहा है। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि इफेक्टिवली अपने पास तो एक ही कांस्टेंट है यार, उसने तो ब्रेक करके अपने को बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो यहां लिखिए इफेक्टिवली, इफेक्टिवली वी हैव वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों, अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही दफे करेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ई टू द पावर x, ये आ रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग वंस विल गेट y डैश इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। आ रही है बात समझ में। तो अगर dy बाई डी एक्स लैम्डा, तो एलिमिनेट करो लैम्डा को। लैम्डा को एलिमिनेट कैसे करोगे, वेयर लैम्डा इज नथिंग, ऊपर वाली इक्वेशन से निकालेंगे y अपॉन ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा ना लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू अपन डाल देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की जगह क्या डाल दिया मैंने, y अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अबे यार क्या बात कर रहे हो, बस इतना ही रहेगा, है ना। लैम्डा की जगह ये डाल दिया, ये अपना फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ गलत लिखा है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई टू, अरे सर यार, और एक ये आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो मिट गया था क्या। हाँ ठीक है, अभी अभी ठीक है। तो ये लैम्डा है, ये लैम्डा है और ये ई की पावर एक्स, अरे ये लैम्डा की जगह ये डाला और ई की पावर एक्स है। ठीक है, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कट जाएगा, फाइनली विल बी हैविंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसको आप लिखिए और एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर इसके बाद अपना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चालू हो जाएगा तुरंत। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप खुद से सोचें, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। आप हमेशा देखो कि कहीं आपको मामू तो नहीं बनाया जा रहा है।
तो यहाँ पर अपने को देखो a इंटू ई की पावर 2x, b इंटू ई की पावर माइनस 2x और c इंटू बस c दिया हुआ है। 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र तो आ रहे हैं और तीनों ही सही है वैसे, है ना। यहाँ पे आपको मामू नहीं बनाया गया। इफ़ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई ए बी सी को आप गायब नहीं कर पाओगे या मर्ज नहीं कर पाओगे। ऊपर वाले में अपन ने क्या करा था ना, देखो यहाँ पे ए को और ये दूसरे वाले को कहाँ गया, हाँ ये ई की पावर बी को, ए और बी को हमने मर्ज करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया था। बट यहाँ पे आप वैसा कुछ कर नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल अपनी तरफ से प्रयास करके देख लीजिएगा। एलसीएम वेलसीएम लेना हो सब करके देख लो, नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिवली 3 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर हियर। तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन अपन ने एमओडी में पढ़ा है, तो अपने को पूरा सारा सारा कैलकुलस जो अपन ने पढ़ा है वो सारा इस चैप्टर में अप्लाई हो जाता है। एकदम बेसिक, बिल्कुल एडवांस नहीं, बेसिक कैलकुलस। तो ई की पावर में 2x और एक 2 भी आएगा, प्लस प्लस नहीं आएगा, -2 आएगा, -2b इंटू ई टू द पावर -2x और c तो गायब हो गया। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 2a इंटू ई टू द पावर 2x, फिर 2 एक और आएगा तो 4a लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, 4a माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 टू ज़र 4 b इंटू ई टू द पावर -2x, d3y बाई डी एक्स क्यूब, है ना। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे अपन। तो 8a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 8b इंटू ई टू द पावर -2x, ठीक है। ये आ रहा है अपने पास थर्ड ऑर्डर। इसके बाद डिफरेंशिएट मत कर देना बावड़ों की तरह, 3 ही बार डिफरेंशिएट करना अपने को, और 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हाँ भाई, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, लेकिन इसमें ए और बी का वैल्यू मेरे को एलिमिनेट करना है। आई हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे करूँ मैं, आप ही लोग मेरे को बताएंगे कि हाउ डू आई एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का वैल्यू मैं कैसे हटाऊँ यहाँ से, है ना, सोच। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस बी इंटू ई टू द पावर -2x d3y बाई डी एक्स क्यूब, है ना। और आप अगर ध्यान से देखो कि ये वाली चीज़ आपको पहली बार कहाँ पे नज़र आई थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, दिखा आपको। यहाँ पे भी अगर आपने 2 कॉमन लिया होता, अगर आपने 2 कॉमन लिया होता तो क्या था, ई टू द पावर, हाँ, a इंटू ई टू द पावर 2x माइनस b इंटू ई टू द पावर -2x, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है मुझे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स बाई 2, ये बाई 2 भी तो जाएगा इधर। तो ये रेड वाला जो आइटम है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स बाई 2। तो d3y बाई डी एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू 8 इंटू dy बाई डी एक्स बाई टू करेंगे ना, dy बाई डी एक्स बाई 2, तो ये ऐसा आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज दिस। ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसको और क्या ही मैं एग्जैजरेट करूँ, ऐसे ही रहने दो। 8/2 को 4 आप खुद से लिख लेना स्वयं, ठीक है। y ट्रिपल डैश इज इक्वल सर टू, या तो फिर हम d2y अपॉन डी उसमें एक्स प्लस है, स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकते हैं ना। उसमें प्लस है बेटे बीच में, आपको ओके माइनस सर, वाला ठीक है, चाहिए, है ना। ठीक है सर। सर अगर हमने 2 बार डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा तो नहीं फिर तो मतलब, क्या आप नहीं, वो इट अच्छा डजंट, तब तो कट जाएगा ना सब कुछ। हाँ सर, वो तो कट ही जाएगा आपस में हाँ वैसे। हाँ वही। मतलब इसी में से उठा के मेरा मेरा माल मेरे को ही बेच रहा टाइप से हो जाए ना, इसी में से उठा के इसी में डाल दोगे, ऐसा नहीं करो, ठीक है। अब हम काम की बात करते हैं, है ना। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से सीख लेना।
और ये सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जिन लोगों को 11th-12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते वो लोग बहुत लंबा सफ़र करते हैं, एंड द सफरिंग इज़ रियल। ठीक है, आप लोगों को ज़रूर मेरी बातें याद आएगी एक हमें। ठीक है ना। तो मैं आपको आज जो समझाने वाला हूँ दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, वो अपन आज सीखेंगे और सीखेंगे लगातार अभी जितने भी दिन हैं अपने पास इस चैप्टर के लिए। और 3 तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो तीनों तरीके आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। जब आपको फ्यूचर में काम आएंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि सर ने 12th में जो पढ़ाया था वही सब काम आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर में भी अगर आपको डाउट आता है तो मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अपन इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं खुद भूल गया। पहले तो लिखो मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी। ठीक है, एंड फर्स्ट डिग्री की रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं समझाता हूँ इस बात का मतलब। इन आवर सिलेबस, फिर आप बोलोगे कि सर इसको समझा दो क्या है इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना रहा तो उसमें ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, मतलब आपको dy बाई डी एक्स ही दिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दुनिया में ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया गया हो। तो अच्छी बात है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको उल्टा अगर आपको आंसर दिया जाए तो हो सकता है कि आंसर में थर्ड ऑर्डर आंसर आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कर्व दे रखा है और फिर आंसर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसमें आ सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको फर्स्ट ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। इज दैट ओके? और डिग्री भी फर्स्ट रहेगी, मतलब dy बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, तो ऑर्डर मैक्सिमम कितना रहेगा 1, और उसमें हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये भी अच्छी बात है ना यार, अपने को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है बस आईआईटी के लिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन आवर सिलेबस, और उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। तो 3 मेथड्स टू सॉल्व देम। ठीक है, 3 मेथड्स टू सॉल्व देम। 3 मेथड उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या होते हैं। पहला मेथड होता है दुनिया का सबसे आसान मेथड, मेरा फेवरेट, ऐसे मेरा फेवरेट थर्ड है वैसे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में, है ना। तो फर्स्ट मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सबसे इजी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। सेकेंड ऑर्डर होता है होमोजीनियस, सेकेंड मेथड होता है होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन मेथड। और थर्ड होता है लीनियर वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा लिखिए। 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं बेसिकली, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थर्ड वाला जो है वो मार्केट में इतना फेमस है कि इससे हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मैंने जब एग्जाम दिया था उस साल भी ये क्वेश्चन आया ही आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट अपन सारे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दे आर ऑल ईजी। इसमें थोड़ा सा भी डिफिकल्टी जहाँ आती है वो आती है होमोजीनियस में। ठीक है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत लेंदी होते हैं, एनसीईआरटी के भी और आईआईटी के भी, तो हम लोग देखेंगे लेंदी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं डिफिकल्ट है ना। फिलहाल 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के, इन तीनों मेथड में 3 मेथड टू सॉल्व देम, या ऐसा लिखो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होंगे, 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अच्छा, आप लोगों का लेक्चर में अर्ली मॉर्निंग लगाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग रात में जल्दी सोने की आदत डालें, और कोई भी बच्चा अगर 11 बजे के बाद मेरे को दिखा ऑनलाइन
या मैंने मैसेज किया और डबल टिक आ गया फ़ोन में, तो समझ रहे हो फिर अगले दिन क्या होगा। तो आप लोग 11 बजे या 12 बजे एट मैक्स सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए, है ना? और जल्दी सो सकते तो और जल्दी सो जाइए। ठंड का समय है, लेकिन पुणे में किस बात की ठंड? ये भी तो एक सवाल है। तो आपका 7 बजे से लेक्चर लगाने का मैं सोचूंगा, ज़रूर सोचूंगा। हाँ ठीक है, ये भी सही है। जिसका डबल टिक हुआ अगले दिन अपना कैमरा, वीडियो फ्रंट कैमरा ऑन रखेगा। सर है ठंड, ठंड है मानता हूँ मैं, लेकिन इतनी भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, यहाँ तो हालत ख़राब है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को तो लिखते नहीं बन रहा आज भी। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। वेरिएबल सेपरेबल। देखो होता क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। इसमें थेरी वेरी कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या होता है कि आपको डिफरेंशियल जो दिया जाएगा dy बाई डी एक्स, सर 9 से 10 तक जाती है। क्या जाती है भाई, कौन जाती है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिया जाएगा कि एक फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा और एक फंक्शन ऑफ वाई रहेगा, और वो दोनों मस्त सेपरेटेड होंगे। दे विल बी सेपरेटेड, एफ एक्स अलग होगा, जी वाई अलग होगा। नहीं देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखो प्लीज़। इसमें करना क्या रहेगा आपको कि जो एक्स का फंक्शन है उसको डी एक्स के साथ लिखना होगा, और जो वाई का फंक्शन है उसको डी वाई के साथ लिखना होगा। ठीक है, आपका रोटेशनल चल रहा है ना फिजिक्स में भी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। 9-10 तक जाता है टेम्परेचर, अच्छा चलो ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, डी एक्स को लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स के साथ और डी वाई को लिखूंगा फंक्शन ऑफ वाई के साथ। तो डी वाई बाय जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, एक्स के साथ डी एक्स को लिखा, एक्स के साथ डी एक्स को लिखा और वाई के साथ डी वाई को लिखा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे अगर अपन, बस इसके बाद तो इंटीग्रेट करना है एंड देन सॉल्व। तो वेरिएबल सेपरेबल इतना ही आसान होता है। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। जितना इजी बोलो उतने से भी ज़्यादा इजी। ठीक है, तो एक्स का फंक्शन अलग है, वाई का फंक्शन अलग है। हाँ जी, तो अपन है ना सीधे सीधे सवाल देखेंगे। ओके, शुरू भी नहीं हुआ है क्या? ठीक है, क्योंकि रोटेशनल में आपको बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बीच बीच में मिलते रहते हैं थोड़े थोड़े से, क्योंकि आप जब डिराइव करते हो ना, क्या बोलते हैं यार, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप डिराइव करोगे तो आपको काफ़ी बार मिलेगा। तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास में भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो आपने इंटीग्रेशन अभी पढ़ लिया ना, तो आपको काफ़ी काम आएगा रोटेशन में। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। ऑफकोर्स अपने को पता है क्यों नहीं हो सकता है। हाँ भाई, कैसे करना होता है, सबकी नज़र स्क्रीन पे एकदम हर कोई सामने देख रहा है पक्का। ये वाली जो टाइप की इक्वेशन होती है बहुत आसान होती है। देखो इसमें x का टर्म जो है वो अलग है, ये x प्लस वन, और y का टर्म पहले से ही अलग है। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम में ही काम छुपा है। नाम क्या कहता था कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल अपने आप सेपरेटेड रहेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में ये होता है। तो x का जो वेरिएबल है उसका जो टर्म है वो अलग रहेगा और y का टर्म अलग रहेगा, ताकि आप x वाले टर्म को dx के साथ लिख सको और y वाले टर्म को dy के साथ लिख सको। तो x वाले टर्म को dx के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये dx को RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस वाई को LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, इंटीग्रेट ही करना है, क्योंकि अब ये वेरिएबल सेपरेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x का टर्म x की डिफरेंशियल के साथ है और y का टर्म y की डिफरेंशियल के साथ है। तो मस्त इसको आराम से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने। तो 2 माइनस वाई का इंटीग्रेशन 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस, अच्छा प्लस सी अभी मत लिखो, बाद में लिखना। और RHS में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके मिलता क्या था अपने को, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, बेसिकली कर्व, अ फैमिली ऑफ कर्व। अपने को फैमिली ऑफ कर्व मिल चुकी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, है ना। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और RHS में 2 जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2c। ठीक है,
तो लेट अस टेक एवरीथिंग सर ऑन। वो x²/2 होगा। ओहो हो, x²/2 नहीं होगा क्या? हाँ सही होगा, थैंक्स। तो ये ऐसा हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। सबको एक साथ ले लेते हैं, सबको RHS में भेजा मैंने, तो क्या आ रहा है मेरे पास x² प्लस वाई स्क्वायर, है ना, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मेरे को बताइए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये क्या होता है? दिस इज अ सर्कल, है ना। अच्छा, तो मेरे को आप में से कोई भी एक बच्चा, है ना, कोई भी एक बच्चा मुझे बताइए कि ये सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? और -1,2। 2, -1,2, ठीक है। फटाफट देखते हैं ना, एक्स का कोएफिशिएंट का आधा करना, वाई के कोएफिशिएंट का फटाफट उनको नेगेटिव करना होता है। रेडियस नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये सी का वैल्यू अभी अपने पास है नहीं। तो दिस इज द फाइनल आंसर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो अपने पास आंसर क्या आया? एक कर्व। वो कर्व क्या है? वो कर्व है एक सर्कल। और वो कर्व अगर एक सर्कल है तो बेसिकली इट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल। एक ऐसा सर्कल है जिसमें सेंटर हमेशा -1,2 रहेगा। सेंटर तो हर, अब देखो यार, ये सी की जगह आप कुछ भी डालो ना यार, सेंटर तो -1,2 रहेगा ही रहेगा ना। तो एक ऐसा सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल whose center is -1,2। अगला सवाल, find the general solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square, ठीक है। कर लेंगे अपन, कैसे करेंगे बताइए। मैंने क्या करा, ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स आर इजीली सेपरेटेड, तो इट इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल है तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि dy की जगह y का टर्म ला सकते हो, dx की जगह x का। तो व्हाट वी कैन डू, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का जो भी टर्म है वो मैंने dx के साथ कर दिया और y का dy के साथ। तो अपन अगर ऐसा बंटवारा कर सकते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल होता है। इंटीग्रेट कर देंगे अगर अपन तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, बट ऐसे ही रहने दो ना। तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है वो एक कर्व होता है, उस कर्व में कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट इस बार सी आ रहा है ना। ओके, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे यार, ऐसा मत करो। ln ऑफ dy बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन और करेंगे, इज इक्वल टू 4x माइनस 2y माइनस 2, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? कोई भी मुझे बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कैद है ना। लेकिन हटा सकते हैं ना अपन, ई की पावर में करके इसको आर एच एस में हटा सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वैलिड है, नहीं है, वैलिड है। इसको हटाया जा सकता है, इसको पिंजरे से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो लिखिए द कर्व कॉरस्पॉन्डिंग, द कर्व corresponding to this differential equation, to this differential equation passes through 1, 1, find the curve। फाइंड द कर्व। अब देखो, आपको ये बोल दिया है कि ये कर्व जो भी आएगा वो 1, 1 से भी पास करता है। तो ये क्यों देता है अपने को इन्फॉर्मेशन 1, 1 वाली?
ताकि अपन कांस्टेंट निकाल सके। यहाँ पे भी अगर बता दिया होता कि 1,1 से पास कर रहा है तो आप x की जगह 1 डालते, y की जगह 1 डालते और आपको कांस्टेंट मिल जाता है ना। तो इधर भी अपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, e की पावर में 4x, सेपरेट कर देता हूँ, ऐसा लिख दूँ, e की पावर 4x इंटू ई की पावर माइनस 2y इंटू ई की पावर माइनस 2। सोच कर देखो, मस्त सेपरेट कर दिया मैंने। तो अब y के साथ x के साथ dx कर देता हूँ, x का जो भी टर्म है उसके साथ dx, y का जो भी टर्म है उसको dy के साथ कर देते हैं, एंड लेट अस सी द मैजिक। तो dy अपॉन ई की पावर में माइनस 2y इज इक्वल टू ई की पावर में 4x इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 मतलब 1 बाई ई स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, लेट अस इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लीज़ ई की पावर 2y ही लिखा हुआ है ना, ई की पावर 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर में 2y बाई 2। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर, और ई की पावर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर में 4x बाय 4 प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर खत्म। दिस इज द कर्व, यही कर्व है जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। नाउ दिस कर्व फर्दर पासेस थ्रू 1,1 1,1। तो आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दो। और 1 बाई ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, और x की जगह आपने क्या कर दिया, e की पावर में वहाँ पे 1 रख दिया बाई 4। तो c की जगह अपने पास कुछ आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू सी, है ना। तो कांस्टेंट आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 के बराबर। बस फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन मेरे पास अब आ रहा है, ये वाला सॉल्यूशन कैसा था, जनरल सॉल्यूशन। और ये वाला सॉल्यूशन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपने एक सी का खूबसूरत वैल्यू ढूंढ कर निकाला है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने यहाँ पे कुछ रखा है, क्योंकि कर्व 1,1 से पास कर रहा है ना। तो व्हाट आई विल राइट, ई 1 बाई ई स्क्वायर ई टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, सी की जगह लिख दिया अपन ने ई स्क्वायर बाई 4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपका सी 0 आ रहा है क्या, ऐसा मत करो यार। सी ऐसे ही आएगा, सही है ना, मेरा सी मैंने जो निकाला दैट इज करेक्ट, बिकॉज आई हैव द आंसर। और जो ये जो आंसर आया मेरे पास, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, है ना, FYI, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए, आपका होमवर्क जो रहेगा, है ना, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ये होमवर्क आज कर लेते हो तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान रहेंगे। तो जो भी HSC वाले बच्चे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट 2 एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट 2, है ना। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो भी होगा वो कर डालो। और NCERT वाले जो है वो 9.1 9.2 करेंगे। 9.1 तो आपकी हो जाएगी कितनी देर में, मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगी आपकी 10 मिनट में। 9.2 आपकी हो जाएगी 30 मिनट्स में। ठीक है, सच में, आई एम नॉट इवन किडिंग। आप करना ना, आपको पता चलेगा कि सर बहुत सही बात करते हैं, क्या कमाल का आदमी है हमारा सर, ऐसा आप सोचोगे। और 9.3 जो है ये आपको सॉल्व करनी है। दिस माइट टेक सम टाइम, सो दिस विल टेक एटलीस्ट 45 मिनट्स मे बी, और 60 भी जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, थैंक यू एंड टेक केयर। इतना आप सॉल्व करो। ये बोर्ड एग्जाम का मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके बेसिक्स एकदम अच्छे से ब्रशअप हो जाए। जिसने भी NCERT करी होगी उसको पता होगा NCERT करने से क्या कॉन्फिडेंस आता है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।